बेटे बेटे 2 मिनट भाई से हो आप लोग। अच्छा काम कर लें। अच्छा काम कर लें अब। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg एक्सेलरेट्स फ्रॉम दिस। ये अंडरलाइन करें जी, मास एम लिखा होना चाहिए। फ्रॉम दिस का मतलब है ये यू है। टू अ वेलोसिटी ऑफ ये है जी, ये वी होगा। इन द सेम डायरेक्शन व्हाट इज द इम्पल्स। इम्पल्स क्या होती है? इम्पल्स इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, विच इज इक्वल टू 50 टाइम्स 10 - 2। और इस तरह से ये बन जाता है 50 टाइम्स 8, जो कि बन जाता है 400 न्यूटन सेकेंड्स। आप लोगों को टेस्ट मिला है? ये कैसे पॉसिबल है? किसने टेस्ट नहीं दिया हुआ फिजिक्स का? आप में से कोई बच्चा है जिसने फिजिक्स का टेस्ट नहीं दिया था? दे दें इसके बाद दो, और भी किसी के पास 2 टेस्ट चले गए? देखो और किसी के पास 2 तो नहीं चले गए? लाओ। ये कौन सा है? जी एक ही है। ये लो। जी मेरी मर्जी से होगा कि आपकी से? सुन, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट। वर्कशीट में था। ये लीजिए, क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन न्यूटन सेकेंड्स। इनमें से कौन सी है जो न्यूटन सेकेंड में होगी? इम्पल्स। ये वर्कशीट में भी क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए आंसर इसका ए था। प्लीज बोर्ड की तरफ तवज्जो, सिर्फ आप आपस में बात नहीं करें प्लीज। कोई मसला है पहले कर लेते हैं, 2 मिनट। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है? जी भाई कोई मसला है आपका? हमदान सती कोई प्रॉब्लम? बिलाज कोई मसला है? मिनल आप लोगों का कोई इशू है? रीम सब ओके? फिर बोलने की ये क्यों आवाज आ रही है फिर? है? उठो यहाँ से, उठो हमदान यहाँ से। कहीं और बैठो, अकेले बैठो, चलो उठो। अगले 5-7 दिन अकेले कहीं बैठे नजर आओ, किसी के साथ ना बैठे नजर आओ। उठो जल्दी करो, मुझे क्लास करने दो कंटिन्यू। The diagram shows a balance being used to find the weight of a baby. The weight of the basket can be ignored. Basket का ignore किया जा सकता है। Pivot 40 न्यूटन है। For pivot is nearer to 40 न्यूटन। Pivot है आपके सामने marked है। हमने what is the weight of, अगर ये बैलेंस है तो हमें, अगर बैलेंस्ड है, बैलेंस का क्या शर्त है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज किसने बनाना है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बनाना है इसने। क्लॉकवाइज किसने बनाना है? इसने। तो मेरे पास क्लॉकवाइज मोमेंट 40 न्यूटन है, और मुझे इसके साथ का डिस्टेंस चाहिए। कोई डिस्टेंस दिया हुआ उसने? At equilibrium, the pivot is near to 40 Newton balance center of beam, and then the weight then to the baby. What is the? बेटा 1 मिनट ठहर, जो देखने दो क्वेश्चन। Impossible to tell without scale diagram. जी बेटे, क्योंकि हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट निकालने का कोई तरीका ही नहीं। क्या इसमें कोई क्लॉकवाइज मोमेंट निकालने का तरीका है? हमारे पास लेंथ नहीं है। हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में ना उसका मैस है, यानी ना उसका वेट है, ना उसकी, हम फाइंड ही नहीं कर सकते। विद नाइदर वन टू। जब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज एक साइड का नहीं निकाल सकते तो दूसरी साइड का बैलेंस कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं उसने बताया, उसने सिर्फ कहा करीब है। यही कह देता हाफ है, यही कह देता वो उससे हाफ दूर है या डबल दूर है, कुछ कर देता जिससे लेंथ का कोई आपस में इंटरेक्शन बन सकता। हम कोई अंदाजा नहीं हमारे पास। सो आंसर क्या होगा इसमें? डेल्टा। A beam pivoted at one end has a force of 5 न्यूटन। एक एंड पे 5 न्यूटन है। पिवटेड कहाँ पे है? यहाँ पिवट हो रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बना रही है, और वर्टिकली अपवर्ड्स ऑन एज इट शोन। और बीम इक्विलिब्रियम में इसका वेट ये बना रहा है, तो ये दोनों आपस में, एक क्लॉकवाइज बना रही है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज बना रही है। आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज कौन बना रहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये समझ लें कि एक का उस तरफ और एक का उस तरफ होना चाहिए, ठीक है। इसमें 5 न्यूटन वाली बाय द वे एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो 5 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय पिवट तक का डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। कितना है? इक्वल्स टू दूसरी साइड का मेरे पास
फोर्स तो नहीं है, उसको डब्ल्यू कहते हैं, लेकिन डिस्टेंस है। पिवट तक का डिस्टेंस कितना है? जो मैं समझा रहा हूँ वो फिर फालतू है ना, मैं सिर्फ हाँ। आंसर्स बता देता हूँ। पिवट तक का डिस्टेंस है जी 5। ठीक है जी, पिवट तक का डिस्टेंस कितना है? तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी निकल आई? 2 न्यूटन्स। 5 दोनों साइड पे डिवाइड होगा, 2 न्यूटन आंसर होगा। Plane lamina with center mass x touches the ground at point P. Which diagram shows the lamina is in equilibrium? कौन सी डायग्राम इसको इक्विलिब्रियम में शो कर रही है? ब्रावो। सी वाला भी नीचे गिर जाएगा अगर मैं स्ट्रेट लाइन लेमिना से नीचे बनाता हूँ, आप देख सकते हैं वो भी नीचे गिरेगा। ये वाला भी नीचे गिरेगा, ये भी नीचे गिरेगा। कौन सा नहीं गिर रहा? बैलेंस कौन सा है? बी वाला। That it is प्लीज the only सिर्फ इस one with बात the पे ध्यान ninth रखें कि आप पेपर चेक कर रहे हो और आपको मेरी बात समझ आ रही। ये बाकी जो बातें हैं, मेरा ठीक हुआ और फलाने का ये नॉइस को ना ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 6। एरा आपने कुछ पूछा है? Nope. अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 6 हैवी वेट है, ये बनाएगा क्लॉकवाइज, और बेटे प्लीज अहमद इधर हो जाओ, और ये बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज। विच चेंज वुड एनेबल द हैवी वेट टू बी लिफ्टेड विद अ स्मॉलर फोर्स? इससे भी कम फोर्स लगाना चाहते हैं, क्या चेंज करें? एक चेंज ये पॉसिबल है आमिर, अगर इसको हमने अपवर्ड लेके जाना है, अगर इसको हमने, आप बेसिकली चाह रहे हैं कि, वो कहता है विच चेंज वुड इनेबल द हैवी वेट टू बी लिफ्टेड विद अ स्मॉलर फोर्स। लिफ्ट करना है उसको, लिफ्ट करने का मतलब इस तरफ लेके जाना है। आप बेसिकली चाह रहे हैं कि जो इसकी वजह से जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है विच इज एंटी क्लॉकवाइज, विच इज, वो ग्रेटर हो जाए, वो क्या हो जाए? किससे? क्लॉकवाइज मोमेंट से। यही चाह रहे हैं ना आप? आप एंटी क्लॉकवाइज, ये भी F1 × D है और ये F2 × D है, ये D1 D2 कह देते हैं। इधर वाली फोर्स लेफ्ट साइड वाली को F1 कह देते हैं, और उसका जो पिवट से डिस्टेंस है उसको D1 कह देते हैं। जो राइट वाली फोर्स है उसको F2 कह देते हैं, और जो राइट साइड से डिस्टेंस है उसको D2 कह देते हैं। आप चाहते हैं लेफ्ट वाला टॉर्क ज्यादा हो, आप चाहते हैं लेफ्ट वाला मोमेंट, तो उसका क्या तरीका है? या तो F को इंक्रीज कर दें या D को इंक्रीज कर दें। इसको इंक्रीज कर दें, F को वो कहता है रिड्यूस करें, F को क्या कह रहे हैं? तो फिर D को इंक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? तो D को इंक्रीज करने के लिए इसको थोड़ा और इधर को मूव करना पड़ेगा। यहां तो कोई प्रॉब्लम। दूसरा तरीका क्या है? आप राइट साइड वाला जो है उसको पिवट की तरफ कर दें, क्योंकि उसका डी रिड्यूस हो जाएगा, तब भी वो छोटा हो जाएगा। ये दोनों तरीके, किस बच्चे को ये मेरी बात समझ नहीं आई? आपने जिस साइड का टॉर्क इंक्रीज करना है, जिस साइड का मोमेंट इंक्रीज करना, उसका पिवट से डिस्टेंस बढ़ा दें, और जिधर का रिड्यूस करना है उसका पिवट से डिस्टेंस कम कर दें। अगर ऐसे भी बात समझ नहीं आती, जुमला भूल जाते हैं, दरवाजे की एग्जांपल हमेशा ध्यान में रखें। दरवाजे को उसकी हिंज के पास से धक्का लगाएंगे तो मोमेंट बढ़ेगा, या हिंज से दूर से बड़ा लगाएंगे तो मोमेंट बढ़ेगा? जितना हिंज से दूर है, जितना पिवट से दूर है, उतना टॉर्क या उतना मोमेंट और फोर्स ज्यादा है। ठीक है उमर, समझ आई बात? क्या करें जी? मूव द फोर्स टू द लेफ्ट, यही आंसर। हमें, सॉरी, राइट लिखा हुआ है, मैं सोचा लेफ्ट लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया। मूव द फोर्स टू द लेफ्ट, सी है। ठीक है जी, मूव द फोर्स टू द लेफ्ट। राइट मूव Sir, करने से क्या होगा? उल्टा काम हो जाएगा। एक सेकेंड, बी ऑप्शन में है मूव द हैवी वेट टू द राइट, उससे भी उसका टॉर्क बढ़ जाएगा, वो नीचे ज्यादा गिरेगा। और डी में जी मूव द पिवट टू द लेफ्ट, उसमें भी पिवट और फोर्स का डिस्टेंस कम हो जाएगा, वो भी हमारे फायदा नहीं। जी आप बोले आप किन साहब? जिस साइड का टॉर्क बढ़ाना है उस साइड की डिस्टेंस ज्यादा करेंगे। जी ऐसे ही है। ठीक हो गया, आगे चलूं। अ लॉन्ग प्लैंक है जी, एक्स वाई लाइज ऑन द ग्राउंड। लोड है हमारे पास जो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है इससे मिलता जुलता सवाल भी हमने किया था, जिन्होंने कहा था पिवट यहाँ बनेगा, इस जगह पे पिवट इस जगह पे बनना। जमीन से उठा रहे हैं ना हम, तो नुक्कर पे रख के उठाया जा सकता है, दरमियान से तो नहीं उठाया जा सकता। यहाँ पिवट बनना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेट? अब वेट बना रहा है ये वाला टॉर्क,
ये लोग भी, ये भी इधर को लेके जा रहे हैं टॉर्क, ये सिर्फ है जो रिवर्स में लेके जा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को इक्वल होना पड़ेगा क्लॉकवाइज मोमेंट को। जी जी। तो इसका मतलब है 65 न्यूटन जो फोर्स है वो जब कम से कम 65 लगती है ना, इसका मतलब 65 64.99 पे मे बी में बैलेंस होता है, बराबर हो जाता है। 65 पे वो बड़ा होता है, ऐसे ही है ना। तो मैं कह रहा हूँ अच्छा, फिर इसका मतलब है कम से कम 65 तक की उसकी लिमिट, इसके करीब करीब कोई बात होगी ना जो उसके क्लॉकवाइज वाले टॉर्क में, वो फाइंड करने की कोशिश करना। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन बना रहे हैं? एक डब्ल्यू बना रहा है, डब्ल्यू का डिस्टेंस कितना है उसके साथ? 2 है जी। मेरा ख्याल यही क्वेश्चन एज इट इज यही क्वेश्चन आया था वर्कशीट में। दूसरा 120 है, फिर भी आपको गलत हुआ हो तो शहजादे हैं, 0.5 है उसका डिस्टेंस। और क्लॉकवाइज कितना है जनाब? 65 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय उसका डिस्टेंस कितना है? 4। राइट साइड हमारी जो है वो बन जाती है 260, और लेफ्ट साइड हमारी बन रही है 2W प्लस 60। 2W इज इक्वल टू 200 और W इज इक्वल टू 100। ये तो नहीं किसी का गलत हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन 5 जी, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द टॉय इंजन बिफोर द कोलिजन। इंजन है जी, towed by engine, unpowered toy train is rolling at a constant speed on a level track as shown in figure. The engine collides with stationary truck which joins with it. Before collision, the toy engine is traveling at, प्लीज इधर तवज्जो कीजिएगा, ये स्पीड पे चल रहा है इंजन। द मैस ऑफ द इंजन इज, ये बेटा उसका मैस। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द टॉय। मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी व्हिच इज 0.50 kg मल्टीप्लाई बाय 0.32 मीटर पर सेकेंड, और आंसर मेरे पास आ रहा होगा 0.16। 0.16। और यूनिट क्या होता है इसका? यूनिट लिखना चाहिए। 2 नंबर का सवाल है, अक्सर ऐसा हो जाता है मार्क्सिंग में 1 नंबर यूनिट का ही होता है, 1 नंबर फॉर्मूला का होता है। सिर्फ 0.16 So लिखा हुआ है, the ना यूनिट formula लिखा है ना says फॉर्मूला लिखा है। or so if formula सही ये है एक ही बात और है, यूनिट 0.32 लिख के 0 पॉइंट, अगर बेटा ये इस तरह लिखा है तब भी फॉर्मूला कंसीडर होता है, और इस तरह लिखा है तब भी कंसीडर होता है, इसमें फॉर्मूला लिखा है, यानी डायरेक्ट वैल्यूज पुट भी कर दी हो ना, सीधा ही आंसर लिखा हुआ है, 1 नंबर मिलेगा इसको। जिसने सिर्फ आंसर लिखा उसको 1 मार्क मिलेगा। यूनिट लिख दिया इसलिए नंबर दे दो, वरना नहीं देने चाहिए था। सिर्फ आंसर लिखा है, अगर ना यूनिट लिखा है ना फॉर्मूला लिखा है, तो 1 नंबर दें। अगर यूनिट या फॉर्मूले में से कोई एक चीज आंसर के साथ लिख दी है, यानी यहाँ फॉर्मूला लिख दिया या आंसर लिख दिया, तो 2 मार्क्स दे दें। मेरी बात नहीं समझ आई आपको? दोबारा बोलूं, 3 चीजें बनती हैं, एक फॉर्मूला, एक आंसर की फिगर, और तीसरा यूनिट। तीनों में से कोई 2 मिलती हैं, 2 नंबर दे दें, सिंपल। दोबारा बोलूं, फॉर्मूला, नंबर और यूनिट। द मैस ऑफ द ट्रक इज, अब वो किसी ट्रक से जाके टकराएगी और उसका मैस है ये, इसको M2 कह लेते हैं, उसको M1 कह लेते हैं। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द जॉइंट इंजन एंड ट्रक इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। उत्तर M1U1 प्लस M2U2। प्रिंसिपल क्या था कि मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर, टोटल मोमेंटम विल रिमेन द सेम, इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। अब M1U1 क्या था वो तो हमारे पास आ रहा है ऊपर, हमने आंसर निकाला हुआ 0.16। 0.1। M2U2 इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि U2 पहले तो वो एट रेस्ट था, ट्रक एट, तो वो तो 0 हो गया। ठीक है। M1V1, M1, अब उनकी वो आपस में ज्वाइन हो गए हैं ना, आपस में वो क्या हो गए हैं, तो उनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, उनकी वेलोसिटी। तो M1 कितना था, मैस कितना था? 0.50 kg मल्टीप्लाई बाय V1, हमें नहीं पता, उसको V लिख देते हैं क्योंकि V1 और V2 एक दूसरे के इक्वल है। V1 और V2 एक दूसरे के साइड पे लिख लें बेशक, V1 प्लस V1 इज इक्वल टू V2। तो दोनों के लिए सिंबल क्या यूज कर लेते हैं? V। क्या यूज कर लेते हैं? क्योंकि दोनों ज्वाइन हो गए ना आइरीन, दोनों क्या हो गए?
तो वेलोसिटी चेंज तो हुई है, लेकिन अब दोनों की सेम वेलोसिटी है भाई, इधर तवज्जो दे लो प्लीज। ऐसे। और प्लस M2 कितना उसने बताया, 0.3 kg मल्टीप्लाई बाय बी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। इन एसेंस हम कह रहे हैं 0.16 इज इक्वल टू v कॉमन लिया, अंदर आ गया 0.50 प्लस 0.30। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। यानी हम कह रहे हैं 0.16 ओवर 0.80 इज इक्वल टू v। यानी हम कह रहे हैं क्या आंसर आता है, 0.02। क्या आंसर आता है, 0.02 बेटे। ठीक है, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से। हम क्या कर लेते हैं दोनों को, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, 16/80 लिखेंगे ना, 16 ओवर, तो ये 0.2 मैंने शायद बोला 0.5 बनता है, क्या बनता है 0. तो आंसर विल बी 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन, को मसला। यार आप देखो ना, मुझे ये क्या करूं मैं यार, आपको कुछ आता है यार, क्या बकवास है ये आपकी। जक मारने आते हो रोज। अब्बा को मुझे 4 लड़के ले दे, मैं उन 4 लड़कों को इंप्रेस करता रहूं सारा दिन बस बैठा। पता है आपको लगा क्या हुआ है, समझा, चल मैंने भी क्वेश्चन कराया, समझा, बता क्या हुआ है मुझे, समझा सवाल, प्रिंसिपल ना लगाया, बता सवाल समझा, बता क्या हुआ है? बता ये यू क्या है, ये वी क्या है, ये 2 बातें बता दे चल। तो यू क्या है, बकवास, ये जो है ना, इधर मौत पड़ी हुई है ना जो इसके साथ घुस के, इसको भी नहीं पता होगा ये, तो तू उठ के दफा हो जा कहीं और। जैसे सिर्फ जूते ही पड़ने रह गए हैं सिर्फ, बेशरम ना हो तो। इसको भी नहीं पता होगा ये क्या है, यू क्या है, ये यू कौन सी, कैसे नहीं चाहिए, वी क्या है फिर, हाँ बता। हाँ जी, जी, यू क्या है और यू वी क्या है, हाँ स्टोरेज की इनिशियल है, हाँ। मौत पड़नी है आपको ना, तभी आपको कुछ समझ आनी, बेशरम आदमी काम कर ले। फैक्ट्री देखा है ना प्यो दी, तो कहता मैनू की जरूरत पड़न दी। सर इसका आंसर 0.2 नहीं है। पुत्र वो 2 है। हाँ 2 है यार, मैं पता नहीं, मेरा दिमाग इन्होंने खराब किया है, मैं क्या आपको बताऊं। 8 2 16 होता है ना यार, 8 5 तो नहीं 16 होता। ऑन द फिगर क्या करना है, वो एक्सटेंशन वाला बनाना है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ एक्सटेंशन अगेंस्ट अ लोड फॉर अ स्प्रिंग विच ओबेज हुक्स लॉ। जो हुक का लॉ ओबे करेगा उसकी लाइन। इट इज एज सिंपल एज दैट, कुछ भी और नहीं करना, इसका 1 नंबर। तुझे आता है ये, इधर इधर देख, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। उसने क्या, सर इट मैंने ओबेज आगे हुक्स लॉ। डॉटेड क्या बेटे, मैंने आगे डॉटेड लाइन भी लगा दी थी। नहीं लगानी, यहीं तक है बस। हुक्स लॉ उसने कहा ओबे करता है, इट सेज हुक्स लॉ ओबे करता है। अगर किसी बच्चे ने लाइन को टेढ़ा आगे जाके किया है, उसका आंसर गलत है, ये 1 नंबर का जवाब है, सिर्फ इधर ये स्ट्रेट लाइन लगनी थी, दैट्स इट। क्योंकि उसने ऊपर क्वेश्चन में कहा है इट ओबेज हुक्स लॉ, ये क्या करता है। नंबर 2 जी, किसने एरो लगाया, बच्चे ने, हाँ वो ठीक है, एरो लगाना नो प्रॉब्लम। एरो लगाना इस इनफैक्ट एरो लगी होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कहाँ तक जा रही है बात। नहीं कि नहीं भी लगा कोई मसला नहीं। ट्रैम्पोलिन है बेटे, कहता है स्प्रिंग्स आर टेस्टेड। स्प्रिंग को क्या किया जाता है, मैं अब प्यार से समझाता इसके बाद, गुस्सा करने के बाद अपने आप को ठंडा करने के लिए, लेकिन फिर मुझे ताने मारती है आप, स्वीट हो जाते हैं साथ में, है ना। अच्छा यार, trampoline springs are tested. An extension load graph is plotted for one spring. एक स्प्रिंग के लिए फिगर 3.2 उसके बारे में बता रही है, एक्सटेंशन है, लोड है। स्टेट द नेम ऑफ द पॉइंट एक्स, क्या नाम है जी पॉइंट एक्स का, इलास्टिसिटी लिमिट।
I इलास्टिक voted लिमिट, with लिमिट elastic ऑफ limit. इलास्टिसिटी, इलास्ट में बोल रहा हूँ बेटे, इलास्टिक लिमिट, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर्स। हाँ जी, गलत। I wrote elastic limit. A point P is called either elastic limit or limit of, यानी या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है या ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये उसके दो नाम है जी, दोनों सेम नहीं होता। I wrote लिमिट ऑफ elastic limit. प्रोपोर्शनैलिटी मैथ्स का टर्मिनोलॉजी है, ये किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, जहाँ पे लॉ पहले ओबे हो रहा हो बाद में ना। और हम फिजिक्स में एक और चीज भी ऐसी पढ़ेंगे जिसमें ऐसे होता है, लेकिन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी सिर्फ स्प्रिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है, किसी स्ट्रेचेबल चीज के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, आगे चलें। What happens to the shape of the object after point P, point X? इसके बाद क्या होता है, इसके लिए It's unable टर्मिनोलॉजी to इस्तेमाल होती extend है, evenly. डिफॉर्मेशन इसका जवाब है। अब की आपने ऐसी बात लिखी है जिसका मतलब डिफॉर्मेशन निकलता है, फिर तो आपकी बात एक्सेप्टेबल है। I wrote it एक्सीलरेशन is वेलोसिटी का तो unable कोई to ताल्लुक ही नहीं extend क्लॉज। evenly. नहीं बेटे, सवाल को प्लीज दोबारा पढ़ लें, उसकी शेप को क्या होता है ये सवाल है, उसकी शेप को क्या होता है। अब ये वापस इलास्टिक नहीं रही तो वो डिफॉर्म हो जाता है जी। सवाल ये है ही नहीं कि बाद में वो क्या करेगा, सवाल है अब इसकी शेप को क्या होगा जी। एक एक रेजर स्प्रिंग, ये सही आंसर है। सर टोटल क्या है? एक मिनट बेटे, है ये ठीक है आंसर। टोटल बेटे काउंट कर लेते हैं, मैंने नहीं देखा, अभी काउंट कर लेते हैं। 1 2 1 2 3 6 2 8 8 और ये 1 2 3 4 5 6 7, 15 मार्क्स का बेटे टोटल। ये टेस्ट प्लीज वापस कर दें ताकि मार्क्स घर भेजे जा सकें। आयरीन और सॉरी इरहा और किंजा आपके टेस्ट मैम मार्क करके अलग से भेज देंगी मार्क्स, ठीक है। ओके 15 के हैं total। मैं भी दे आपसे वापस लेता हूँ तो बता देते हैं कि अब मैं 5 मिनट में यहीं से केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स।